वेलकम बैक। ओके जी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक और एग्जांपल है एंड दैट इज अबाउट प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? समटाइम्स आप एक चीज बनाते हो, ठीक है? मसलन मेरे माइंड में ये जो उबर या क्रीम वाला आइडिया आया, ठीक है, मेरे माइंड में उबर या क्रीम लॉन्च करने का आइडिया आया। अब मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे वो सॉफ्टवेयर ऐप बनानी है और वो ऐप बनवाने के लिए मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर से ये प्रोजेक्ट करवाता हूँ। अब ये जो सॉफ्टवेयर ऐप या आइडिया है, ये मेरे पास, सॉरी, इन इन कॉन्ट्रैक्टर के पास, ऑल्दो मैं प्रोजेक्ट इनसे करवा रहा हूँ, लेकिन इनके पास मेरी अमानत है। पता चले वो मुझे यहाँ दें और साथ में मार्केट में 10 लोगों को, 10 इन्वेस्टरों को और भी बेच दें, तो मैं ये दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। आपने ये देखना है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपने ऐसा कोई काम नहीं करना कि जो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह लें या इस तरह का वर्क प्रॉपर्टी जिसको आप कहते हो, ये अगर आपकी नहीं है तो आप उसको खुद यूटिलाइज नहीं करोगे। इसके दो तीन सिनेरियोज हैं। एक तो ये कि जैसे मैंने कहा कि जो मेरा क्लाइंट था, एक क्लाइंट है और एक वो है जो प्रोजेक्ट, ये क्लाइंट है, यहाँ पे मैं क्लाइंट हूँ, बायर हूँ और ये सेलर है। तो ये जो वेंडर मेरे लिए काम कर रहा है वो किसी और से शेयर कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज के अंदर हम जनरली ये कहते हैं नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज एक डाल देते हैं कि ये जो चीजें हैं किसी और को नहीं देनी। तो फिर ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। वो बनाएगा ये बंदा, लेकिन वो हैंड ओवर मुझे कर देगा, खुद उसको यूज नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं किसी जगह एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये जो मैं एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, वो किसकी प्रॉपर्टी है? वहां पे बैठ के, मतलब मैं बैरी यूनिवर्सिटी को पढ़ाता हूँ, चलें, और बैरी यूनिवर्सिटी ने मुझे कुछ चीजें दी हुई हैं। लेट्स से इवन एमएस प्रोजेक्ट, हमारे पास ऑफिशियल अकाउंट है एमएस टीम्स का, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस इसी पे लेता हूँ। लेकिन और इसमें बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं, बट दैट इज ओनली फॉर यूनिवर्सिटी पर्पसेस। मैं चाहूँ तो आपके साथ भी उसी क्लासेस ले सकता हूँ, राइट? बट अब वो प्रॉपर्टी है यूनिवर्सिटी की, वो मेरी नहीं है। इसी तरह मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम बनाता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, और एज एन एम्प्लॉय, और उसके बाद मैं वो जगह छोड़ देता हूँ और एक और ऑर्गेनाइजेशन जो, एक और यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेता हूँ। वहां पे मैं वही वाली कॉपी उठा के क्या मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? ऑब्वियसली नो, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा जितने भी कॉपी राइट्स वगैरह वाली बातें हैं वो अपनी जगह पे हैं। कोई सॉफ्टवेयर है मैं यूज कर रहा हूँ तो लाइसेंस्ड यूज करूंगा। कोई किताब है तो मैं उसको, ये जो आप रीटा यूज कर रहे हैं, दैट इज अनएथिकल एज पर पीएमआई सोशल कंडक्ट, इसलिए आखिर वक्त तक आपको कोई ये पढ़ाता नहीं है, ठीक है, कि ये नो कि आपके पास फिर रीटा को आपको परचेज करनी पड़ेगी। सो अगर आप इसका सॉफ्टवेयर वर्जन, पायरेटेड वर्जन किसी चीज का यूज कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो कॉपी करना अलाउ नहीं है कॉपीराइट के तहत, तो आप उसको कॉपीराइट को वायलेट नहीं कर सकते, या आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है जी। अच्छा, जनरल रूल ये है कि आपने कभी कॉपी विदाउट परमिशन ऑफ फ्रॉम द ऑथर वो नहीं करनी है। आप एग्जाम क्वेश्चन इसमें आते हैं जनरली, ये कॉमन एक एलिमेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने कभी भी कोई भी मटेरियल फोटोकॉपी नहीं करना। किसी एक लाइसेंस, फॉर एग्जांपल आपको सिंगल यूजर लाइसेंस मिला हुआ है कि यार आप विंडोज की एक सीडी है, सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप वही सीडी किसी और को नहीं देंगे, ठीक है? इस तरह की जितनी चीजें, सो कॉपी राइटेड जो कंटेंट है या पेटेंट रजिस्टर्ड है, ऐसे तमाम चीजें आपने खरीदे बगैर, परमिशन के बगैर नहीं करना। अच्छा, एक और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि यार ये जितनी भी बातें आपकी हुई, इसमें जो अनएथिकल बातें आपको लगती हैं उनको रिपोर्ट भी करना है। जो आपके अनएथिकल बिहेवियर्स है उनको आपके सामने वायलेशंस हो रही हैं, उन पे खामोशी इख्तियार नहीं करी। हमारी सोसाइटी का टोटल डिजास्टर एक्चुअल में पिछली 2 जनरेशंस में हुआ ही है। मेरी अगर असेसमेंट आप कहें, आई वुड से कि लाइक इन 80s, अर्ली 80s जो होते थे, मतलब वो जनरल डिस्कशन ये कि मोहल्ले में कोई लड़ाई हुई तो पूरा मोहल्ले के बड़े इकट्ठे होकर उन्होंने फैसला कर लिया, और वो वहीं से उसी वक्त डिसीजन दे देते थे और उसी वक्त बुराई को रोक लेते थे। इसी तरह फैमिली के अंदर कोई इशू आता है तो उसी वक्त बुजुर्ग जो है ना इन्वॉल्व हो जाते थे। देन लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता वो ये होना शुरू हो गया कि यार वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। आपकी आंखों सामने चीजें गलत हो रही होती है, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। और ये करते करते फिर बुराई इतनी फैल जाती है कि उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल है। फिर वो कैंसर बन जाता है, और जब कैंसर बनता है तो ऑब्वियसली उसका ऑपरेशन करते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ होती है फिर। सो
रिपोर्ट करें अनएथिकल बिहेवियर एंड वॉयलेशंस को जहां पे भी हो रही है। अच्छा, इसके बारे में क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा एक चीज जरूर देखिएगा कि बाज दफा ना आगे आप एक और चीज वो कहते हैं रिस्पेक्ट का, एक आपने पढ़ा है पीछे 4 वैल्यूज है उसमें रिस्पेक्ट भी है। वो ये कि आप किसी को ना डाउट ये ना करें, किसी की नीयत पे शक ना करें। लेकिन अगर आपको श्योर है, वो खुद कह रहा है कि भाई ये काम मैं गलत कर रहा हूँ और आपको पक्का प्रूफ है, तो फिर उसको जरूर रिपोर्ट करेंगे। आगे एक एग्जांपल आएगी, मैं आपको जरूर इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा जी, इन जनरल आपने याद रखना कि रिपोर्ट करें, लाजमी करें। अच्छा, अब अगला है हमारे पास रिस्पेक्ट का। रिस्पेक्ट ये है कि आपने कोई म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट का एक या कोऑर्डिनेशन का या म्यूचुअल कॉपरेशन का एक एटीट्यूड हमेशा रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे एक रिसोर्स मैनेजर या फंक्शनल मैनेजर है, मुझे इससे रिसोर्स चाहिए, कोई कोई भी रिसोर्स मुझे चाहिए, तो ये नहीं है कि मैं दरवाजे को लात मार के एंटर होऊंगा, मैं कहूंगा देखो भाई ये चार्टर के अंदर लिखा हुआ है दैट आई कैन गेट एनी रिसोर्स फ्रॉम यू, नाउ गिव मी दैट रिसोर्स। ऐसा ना हो। आई मस्ट अंडरस्टैंड कि उसका भी कोई काम है, वो भी एक इदारा चला रहा है, वो भी एक डिपार्टमेंट रन कर रहा है और उसको भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो आई मस्ट रिस्पेक्ट his requirements or his situation or his feelings or our feelings for that matter, so that हम एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल कॉपरेशन, और यही वो एग्जांपल थी जैसे मैंने उसमें भी कहा था कि मुझे प्रॉफिट, मुझे भी काम करना है, जाहिर है कम से कम पैसे में, लेकिन एट द सेम टाइम जो दूसरे साहब मेरे वेंडर हैं उनको भी मैंने एक रीजनेबल प्रॉफिट जरूर देना है। सो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रिसोर्स मैनेजर को एडवांस में नोटिस करें कि सर हमें ये चाहिए होगा, सर हमें वो चाहिए होगा, और उनकी ज़रूरियात को भी जहन में जरूर रखें। ठीक है जी। अच्छा, देन प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट, अच्छा एक और प्रोजेक्ट मैनेजर को ये जो स्पेशली रियलिस्टिक बातों के बारे में, कि प्रोजेक्ट मैनेजर का इन जनरल ये याद रखें, जो मेरा प्रोजेक्ट है ना, अगर वो कामयाब होगा या नाकाम होगा, तो मेरा तो बेड़ा गर्क उसके साथ होना है या बेड़ा पार होना ही होना है, लेकिन जो टीम मेंबर्स मेरे साथ एसोसिएटेड है उनका करियर भी मेरी परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। आई मस्ट कंसीडर दैट एज वेल। उनके फ्यूचर का ख्याल रखना भी मेरी ड्यूटी है। ठीक है जी। सो हमें प्रोजेक्ट मैनेजर हैज अ ड्यूटी टू टीम मेंबर्स दैट इंक्लूड्स मेकिंग श्योर कि जो रियलिस्टिक स्केड्यूल है मैं उसको एक्सेप्ट करूं। इसका क्या मतलब है? बाज़ दफ़ा होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ऊपर खुद कमिट करके आ जाता है, उसे स्पॉन्सर कहता है और वो अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए कमिटमेंट करके आ जाता है। अब वो अपनी तो नौकरी सीधी कर रहा है वहां पे मे बी, लेकिन जो नीचे उसके टीम मेंबर्स हैं ये फिर उनको आके पुश करेगा अनरियलिस्टिक बातें करके। लेट क्यों किया, जल्दी करें, ओवर टाइम करें, लेट सिटिंग करें। एंड यू एज एन एम्प्लॉय नो, ये सिचुएशन आप सब बियर करते होंगे आजकल तो लाजमी, कि बॉसेस अननेसेसरी अनरियलिस्टिक, जब आपका वर्किंग आवर्स है 9 से 5, उसके बाद का काम आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो ये होता ही है कि टॉप पे कोई ऐसा एलिमेंट बैठा होता है जो आपको नीचे पे टीम मेंबर्स को करता है, और फिर वो काम ठीक नहीं होते। जब ठीक नहीं होते तो आपका रेप्यूट, आपका करियर एज अ टीम मेंबर इफेक्ट करता है। सो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अननेसेसरी यू नो या अनरियलिस्टिक जो है ना टास्क कभी भी ना लें। हाउ यू चूज टू कम्युनिकेट विद अदर्स ऑल्सो फॉल्स अंडर दिस टॉपिक। आपका जो एटीट्यूड है बात करने का, ऑब्वियसली जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कॉपरेशन की बात करनी है। वुड योर टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स बी सरप्राइज इफ यू आस्क देम अबाउट द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद देम। मतलब ये इस हद तक कहते हैं हमें, जो पीएमआई के कम्युनिकेशन का और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का, आप उनसे खुद पूछें सर आप क्या चाहते हैं, आपको रिपोर्ट कैसे भेजी जाए, व्हाट डू यू थिंक, सर आप क्या प्रेफर करेंगे, सर आप क्या प्रेफर करेंगे, किस दिन आपको आके तंग किया जाए, एंड सो ऑन। ठीक है। सो ये आपने ये काम करना है, ये इट इज योर ड्यूटी और इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। सो ये भी इसके अंदर आता है। देन रिस्पेक्ट द कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चर डिफरेंसेस के बारे में लाजमी याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक कल्चर में एक्सेप्टेबल होती हैं, दूसरे में नहीं होती। राइट। फॉर एग्जांपल वी हैड एन इंसिडेंट कि जहाँ पे हमारे पास एक जॉइंट प्रोजेक्ट के एंड पे, बिल्कुल एंड पे एक पार्टी थी और उस पार्टी में फैमिलीज गेट टुगेदर था। एंड एक फॉरनर, वो एक और कंट्री से, उन्होंने
इधर से जो पाकिस्तानी एक कपल थे उस टीम मेंबर्स में, उन्होंने उन खातून को एक्चुअली कमेंट किया एज एज अ गुड जेस्चर, जो कि उनके कल्चर में बुरा नहीं माना जाता। एंड दे मतलब ही सेड समथिंग लाइक दैट यू आर लुकिंग प्रिटी, और ये एक्चुअली इट बिकेम अ सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट एंड एंगर फॉर दिस कपल एक्चुअली। यू सी, एक खास कल्चर में ये कमेंट करना लाइक is considered as a good gesture, but in some other culture it might not be considered as a good culture gesture। तो इसके लिए एक तरीका कार ये किया जाता है कि जहाँ पे कल्चर डिफरेंसेस हो, तो आप लोगों को पहले तो अपनी टीम मेंबर्स को प्रिपेयर कर लें कि यार ये डिफरेंसेस हैं। लाइक अगर मुझे चाइना के साथ की टीम के साथ काम करना है, तो इट्स बेटर वो जो हमने टीम डेवलपमेंट की, आपने रिसोर्स मैनेजमेंट नॉलेज एरिया में पढ़ा होगा, वो सुना होगा लेक्चर, उसके अंदर हमने कहा कि हम अपनी टीम डेवलप करते हैं, उस टीम डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ें कंसिडर करें, और वहाँ पे आप ये जो कल्चर डिफरेंसेस की बातें हैं वो डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल, हम अपनी नॉर्मल टीम मीटिंग के अंदर लाइक 5 मिनट्स वी कैन स्पेंड ऑन दिस थिंग कि यार ओके लेट्स ट्राई टू hear from Mr. Li Yang that how he or she is, or Miss Li Yang, whatever, how she is feeling, or how she would differentiate the work in the China and working with us। ठीक है, तो वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट करें कि लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, इस बात को समझें कि अच्छा वहाँ पे ये चीज़ें ऐसी नहीं समझी जाती हैं, ऐसी समझी जाती हैं, और वो जो कल्चर डिफरेंसेस हैं, और उसके अलावा जो डिफरेंसेस अदरवाइज हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं एम्प्लॉयज़ की। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे अगर 8:30 का टाइम दिया गया है तो 8:30 पे आना लाजमी है, और किसी जगह 8:30 का मतलब 9:30 भी चल जाता है। तो इस किस्म के डिफरेंसेस जो हैं उनको भी आप लाजमी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको टाइम पे पहुंचना लाजमी है, देन डू रीच देयर ऑन टाइम। उसके बाद है रिस्पेक्ट कल्चर डिफरेंस, सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू टेक एक्शंस टू डिमिनिश नेगेटिव इम्पैक्ट एंड एनहांस पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द कल्चर डिफरेंसेस। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने कहा, एम्ब्रेस करें डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी इज गुड थिंग, ये इसको नेगेटिव बात के तौर पे ना लें, इसको पॉजिटिव लें, और अपने टीम को उसके हिसाब से अडॉप्ट करने की कोशिश करें। कल्चरल शॉक को प्रिवेंट करने की कोशिश, ये शॉक क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाते हो ना, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, तो आपको समझ ही नहीं आती आपके साथ क्या हुआ है। इनिशियली एक शॉक आता है आपको, उसको आप कहते हो कि डिसओरिएंटेशन है। इसको अवॉइड करें, और वो करने का तरीका ये है कि आप पहले से रिसर्च करके जाएं। आप अगर एक जगह पोस्टिंग पे जा रहे हैं, या आप एक जगह टास्क कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, या टीम मेंबर्स को भेज रहे हैं, तो इट्स बेटर टू गिव अ ब्रीफिंग टू दैट। ठीक है, या उन्हें 2 से 3 दिन की एक ओरिएंटेशन क्लास करा दें। सो ये इस तरह की ट्रेनिंग जो है ये आपको इस शॉक से बचा लेती है। देन एक्सपेक्ट कल्चर डिफरेंसेस टू सरफेस ऑन प्रोजेक्ट एंड हैव अ प्लान इन प्लेस टू डील विद दैट, सच एज एजुकेटिंग द टीम अबाउट रिस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस। और ये सारी बातें आप जेहन में रखें कि ये डिफरेंसेस आएंगे और प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इट्स बेटर, ये आप रिसोर्स मैनेजमेंट नॉलेज एरिया की रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको एग्जांपल दी। यूज क्लियर कम्युनिकेशन to the appropriate people and in the right format to prevent cultural differences from becoming a problem। जिस जिस जगह पे, जिस लैंग्वेज में, जिस टोन में बात करनी चाहिए वैसे करें। अनकवर cultural differences when identifying stakeholders, including differences in work ethics। ये जो मैं भी कह रहा था, आधे घंटे का 1 घंटे का लेट करना है नहीं करना, इसका क्या मतलब है। Ask for clarification whenever cultural differences arises and discuss the topic of cultural differences at team meetings as needed। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी। Follow practices in use in other countries when appropriate as long as they do not violate laws। अब ये भी एक सिनेरियो है। कुछ कंट्रीज के अंदर, अब ये समझिएगा, कुछ कंट्रीज के अंदर ना जो आपके वेंडर्स हैं, पोटेंशियल वेंडर्स, उनसे गिफ्ट लेना एक्सेप्टेबल समझा जाता है। या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक रिश्वत के तौर पे, ब्राइबरी के तौर पे कंसीडर किया जाता है। आपने अगर तो किसी कल्चर के अंदर इसको गिफ्ट लेना एक्सेप्ट किया जाता है, और प्लस दूसरी कंडीशन ये है कि वो लॉज को, किसी कानून को वायलेट नहीं कर रहा, तो फिर आप ईमान का झंडा और वो वहां पे ना लहराएं, और आप कहें कि भाई ठीक है, वहां पे एक्सेप्टेबल है, ओके लेट्स डू दैट, राइट। लेकिन अगर ये वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर आपने, या वहां का ये कानून के खिलाफ है, बेशक एक्सेप्ट है। मतलब मैं कहूँ यार, एक कंट्री है जिसमें मुझे प्रोजेक्ट की ऑफर है, वहां पे मुझे ब्राइब करना पड़ रहा है, रिश्वत देनी पड़ रही है, क्योंकि वहां पे इसके बगैर गुजारा नहीं होता,
लेकिन कानून क्या कहता है? कानून अगर इसको जुर्म कहता है तो फिर ये जुर्म ही है। फिर आप इसको नहीं कर सकते, चाहे उस कल्चर में उसकी एक जनरल एक्सेप्टेंस कि यार ठीक है, काम इसी तरह चलता है यहाँ पे। यहाँ पे तो सीधे तरीके से काम ही नहीं होगा। फिर आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करना। देन एंगेज इन गुड फेथ नेगोशिएशन, जैसे मैंने आपको अभी वो वेंडर के साथ ही बताया। आपकी नेगोशिएशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका विन विन का एक ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, आपने हमेशा विन लूज नहीं करना कि मैं जीत जाऊं दूसरे का सत्यानाश कर दूं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा, सेलर का सारा प्रॉफिट आप ना खाएं, लाजमी यू नो आप उसको उसको स्पेस दें, उसका हक अदा करें। देन व्हाट अबाउट समवन प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एज फैक्ट। इसी तरह किसी को आप जो है ना, मसलन बाज़ दफ़ा ना हम, एक जनरल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम मार्केट में गए और एक शॉप पे एंटर हुए, मेरा कोई खरीदने का अंदाजा नहीं, इरादा ही नहीं है, और वहां पे जाके मैं 3-4 चीजें खुलाता हूँ, फिर कहता अच्छा यार मैं फिर आऊंगा। तो कोई ऐसी चीज कमिट करना या किसी ऐसी चीज को प्रेजेंट इस तरह करना जबकि वो हकीकत ना हो, ये गलत है। ये इसका मतलब आप गुड फेथ में नेगोशिएट नहीं कर रहे। आप बाज़ दफ़ा अपनी सिर्फ मार्केट में प्राइस चेक करने के लिए गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, हालांकि आपको कोई बेचने का इरादा नहीं हो, तो दैट इज अगेन बैड थिंग। सो आपने लाजमी देखना है कि आपका अगर कोई इरादा नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज लिखवाते हो और आपको पता है कि आप इसको मीट नहीं कर सकोगे। आप कहते हो यार अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट शुरू तो करें ना, कॉन्ट्रैक्ट पकड़े तो सही, और फिर आपका होगा कि यार नहीं, हो नहीं सकता, हालांकि आपको इनर साइड में पता है या खुद ही यार फिर लेट करा लेंगे, खैर है 2 महीने और लेट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट विन करने के चक्कर में ये हरकत कर रहे हैं, तो ये नहीं हो। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि एक इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रेजेंट कर दी जो आपको पता है गलत है और आप उसको झूठ बोल रहे हैं। और इसी तरह, अच्छा आपसे मुराद, सॉरी ये वर्ड इस तरह यूज करें, हम झूठ बोल रहे हैं जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है। और इसी तरह दूसरे के प्रॉफिट का आपने ख्याल नहीं रखा, तो ये भी गलत है। तो ये सारी, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे, मतलब ये सारे जो गलत एग्जांपल्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो आपकी निगोशिएशंस गुड फेथ में नहीं है, ये नेक नियति पर मबनी नहीं। सो दीज आर ऑल एग्जांपल पीपल नॉट नेगोशिएटिंग इन गुड फेथ। अच्छा, बी डायरेक्ट इन डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। एक और बात, जब कॉन्फ्लिक्ट हो ना तो फिर वो साजिशें ना करें, छुप के काम ना करें, इट्स ऑलवेज बेटर। ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की भी बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को फेस करें, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्रंट करें। एक्चुअली जनरली हम कॉन्फ्रंट का मतलब तो यही लेते हैं ना कि किसी से वन टू वन फड्डा ले लें, ठीक है, कॉन्फ्रंट करना आगे से। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्रंट से मुराद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है कि उसको फेस करें, उससे आंखें ना बंद करें, छुप के गलत बातें, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक डिपार्टमेंट को बताना है कि यार मैं वेंसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन आपके डिपार्टमेंट में काम करूंगा, और इस दिन ये डिस्टर्बेंस होगी, हमने पहले प्लान में बताया होगा। अब इस डिपार्टमेंट से आपको कोई रेप बताने आता है और वो कहता है कि यार सर वो एक्चुअली वेंसडे को हम नहीं कर सकते हैं और वगैरह वगैरह। अब होता ही है कि जनरली यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम मेंबर्स को कहता है यार इनको वो चला जाएगा, उसके पीछे उसकी, जैसे आप पीठ पीछे बुराई करते हैं ना, आप वो वाले काम शुरू कर देते हैं। अच्छा यार यूं करते हैं, इनको उधर से कर लेते हैं, उधर से कर लेते हैं, प्रेशराइज करवाते हैं, फलां करते हैं, अच्छा तुम चले जाना फिर देखेंगे जो हुआ। ये नहीं करना, आपने डील करना है प्रॉब्लम को, जस्ट टॉक टू दैट पर्सन डायरेक्टली। ठीक है, सो बी डायरेक्ट इन डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट। उसको इनडायरेक्ट तरीकों से, इधर उधर से प्रेशराइज करके या उसको अवॉइड करके आप कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकते। सो प्रोजेक्ट मैनेजर हैज अ प्रोफेशनल responsibility to deal directly and openly with other party and say to the person कि ये जो आपने काम किया है ना, इसकी वजह से एक्चुअली हमें ये प्रॉब्लम आई है, सो लेट्स डिस्कस ओवर। ठीक है, ये कि सर ये जो आपने कह रहे हैं ना एक दिन लेट कर दें, एक्चुअली इट इज़ रियली प्रॉब्लमेटिक फॉर अस, एक्चुअली हमने पूरा प्लान किया हुआ है, तो आई नीड योर 10 मिनट्स, तो हम इसका कोई मिलकर सोल्यूशन निकालते हैं, राइट, रादर देन वो साजिश करना या बैक एंड पे कुछ और तरीके से एंटर होना, ये गलत है, चीटिंग के थ्रू। ऑब्वियसली कहना आसान है, करना मुश्किल है। ठीक है, स्पेशली जब ये प्रॉब्लम किसी ऐसे बंदे की तरफ से आ रही है जो आपका बॉस है, या बहुत सारी रिसोर्सेज उसके पास है, या वो पावरफुल है, या वो हाई अप इन द मैनेजमेंट के काम करता है, या वो बॉस के बड़ा करीब काम करता है, तो इन एनी केस ये चीज़ें ऐसी हैं जो
डिफिकल्ट है करना, लेकिन आपने करनी है, आपका ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू वुड डू दैट। अच्छा जी, डू नॉट यूज योर पावर और पोजिशन टू इन्फ्लुएंस अदर्स फॉर योर ओन बेनिफिट। अपनी पावर को कभी इस चीज के लिए यूज ना करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जहन में भी अगर कोई आया ना कि यार मैं फलां बंदे को जरा दबा लूं ठीक है, सो दैट इज अ बैड थिंग, ऑब्वियसली नो। मैं किसी बंदे को फोर्सफुली, यार मैं उसको बुलाता हूँ, मैं जरा इसको सीधा करवाता हूँ, नो, दैट इज रॉन्ग थिंग, ठीक है। हाँ, काम के लिए ऑब्वियसली जो आपके डोमेन है वो काम जरूर करें, लेकिन अपने पावर और पोजीशन को इन्फ्लुएंस नहीं करना, उसको उसको मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज नहीं करना। दिस कुड बी वायलेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू डू व्हाट यू वांट rather than what is right or most appropriate in a given situation। अपनी पावर की वजह से, फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी लोगों, कुछ टीम मेंबर्स को 30 मिनट्स या 15 मिनट्स एक्स्ट्रा रोक लेता हूँ, बिकॉज वो मुझे ना नहीं कर सकते, मुझे पता है, और उन्हें पता है कि यार ये मेरी रिपोर्ट, अभी मैंने इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजनी है, तो ना आई एम मिस यूजिंग माई पावर्स हियर। सो प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन नॉट यूज देयर पावर पोजीशन टू प्रेशराइज अदर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद अगला है फेयरनेस। फेयरनेस के बारे में हमने कहा कि आपने ब्राइबरी के बगैर इम्पार्शियलिटी के साथ काम करना है, और अभी मैंने एक एग्जांपल भी आपको ब्राइबरी की। सो ब्राइबरी की पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ब्राइबरी क्या है। मसलन बास कंट्रीज में ऐसा होता है कि उन्होंने ना, पुलिस की अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है और उसमें आपको पुलिस प्रोटेक्शन लेनी है, तो जैसे प्राइवेट गार्ड्स आप हायर करते हैं, इसी तरह आप पुलिस प्रोटेक्शन के लिए फी पे करते हो, और फी जो है ना, वो पुलिस आपको वहां पे प्रोटेक्शन देती है। अब ये जो पुलिस को आप फी दे रहे हो, ये ब्राइबरी नहीं है, ये तो प्रॉपर फी है। इसी तरह वो कहते हैं कि यार अगर आपको दिन में शहर के अंदर से ट्रेलर गुजारनी है, तो आप उसकी ये फी दोगे, अगेन ये रिश्वत नहीं है। लेकिन अगर ये रूल के अंदर नहीं है और आप किसी को अंडर द टेबल कुछ देना चाह रहे हो, तो वो रिश्वत, तो आपने रिश्वत नहीं देनी है, ये आपने याद रखना है। इन मेनी कंट्रीज फी फॉर सर्विसेज सच एज प्रोटेक्शन और ब्रिंगिंग मशीनरी थ्रू अ टाउन और fees for issuing permits and other official documents are allowable and are not considered bribes. Payments to convince government official to select your company for a project, ये obviously bribe। मैं पैसा देके अपना कॉन्ट्रैक्ट ठेका जीतना चाह रहा हूँ, ये ब्राइब है, ये किसी को फीस नहीं है सच। सो आपको इसी तरह अगर कोई कह रहा है कि यार आप वेंडर है, और वो वेंडर ये कह रहा है कि यार आपको हम वेकेशन जो है ना इस दफ़ा इस्तांबुल में करवाना चाह रहे हैं, या मलेशिया का एक चक्कर लगवाएं, या वो कोई पैसा देना चाह रहे हैं, तो क्या आपको ये पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इन जनरल हमें यही नजर आता है कि यार ये तो एक रिश्वत के तौर पे है, क्योंकि उस वेंडर को मैं फिर बेनिफिट इन रिटर्न वो मुझसे लेगा, तो जब ऐसा होगा तो इसको हम रिश्वत ही कंसिडर करेंगे। कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्क्लोज देम, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो खड़ा होकर बताएगा वेंडर के सामने, बिड ओपनिंग के सामने वो खड़ा होकर बताएगा कि यहाँ पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा दो भाई की कंपनी यहाँ पे है, मेरे दोस्त की कंपनी है, और वो उसको डिस्क्लोज करेगा। डिस्क्लोज करना लाजमी। उसके बाद अगर वो आपको कह दे कि ठीक है यू कैन कंटिन्यू, यू कैन सेट, वी हैव नो इश्यूज, तो फिर ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन में डिस्क्लोज करना लाजमी है। इसके बारे में एक बात ये कही जाती है कि यार मतलब ये रूल आपने याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, चाहे आपके जहन में कोई नीयत ऐसी ना हो, आपकी कोई नीयत नहीं है फेवर करने की, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि बेशक आपकी नीयत नहीं है, लेकिन अपेरेंटली ये नजर आ सकता है किसी को कि यार यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अस्यूम आपने यही करना है कि भाई है, बेशक आपकी नीयत नहीं, और आपने खड़े होकर डिस्क्लोज करना लाजमी। ठीक है जी। अच्छा, सो बिकॉज द एग्जाम डज नॉट आस्क always ask questions that are direct and clear, you might see a question that provides a detailed description of the situation, even though all you really need to understand is that there's a conflict। वो आपको बड़ी लंबी छोटी कहानी देगा, मतलब वो पता किस तरह कहानी करेगा, वो ये करेगा कि you हैव अ वेरी गुड फेम
in the organization, and your honesty is very famous, and you have a very good fame. And luckily your brother has got a company registered which can provide excellent things at very low price, and it would actually help the project in getting a very low price and very low budget, and this will obviously very good for the company and so on. तो आपके ख्याल में, और लेकिन आपको ये है कि अगर आपने यहाँ पे डिस्क्लोज किया तो आपको प्रॉब्लम होगी और वो महंगे वेंडर्स लेना पड़ेंगे और वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे किसी जगह पे भी कोई ऐसा नहीं है कि आप अपने भाई को फेवर कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप प्रोजेक्ट के इंटरेस्ट में नहीं सोच रहे, सारी चीजें फेवर में है। बट ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई सोच सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो आपने अस्यूम करना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये लाजमी अस्यूम करना है, ठीक है। सो ये है आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लाजमी करना है। सो आपको ऐसी सूरत में क्या करना है, यू शुड डिस्क्लेयर इट टू दोज अफेक्टेड एंड लेट देम डिसाइड हाउ टू प्रोसीड। अगर वो आपको कहते हैं कि दैट्स फाइन यू कैन सेट, तो आप कंटिन्यू करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो वो कह देते हैं कि नहीं ठीक है आप डिसकंटिन्यू करें, आप साइड पे हट जाएं, तो आप साइड पे हट जाएंगे और इस पर कोई नाराजगी नहीं बनाएंगे। फिर ये ना हो वो जो अभी हमने पढ़ा, अपनी पावर को फिर यूटिलाइज नहीं कर, ठीक है मैं इनको देख लेता हूँ बाद में, ये ना हो वो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। अच्छा जी, so what does it mean to continuously look for conflict of interest? This practice involves more effort than simply noticing conflict of interest when they arise. It involves frequently sitting down and reviewing the project for reason। बताता हूँ ये क्या है कि समटाइम्स, ये जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, यहाँ पे तो बड़ा वाजे है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन एट टाइम्स छोटी छोटी बातें जिनका तकवे से ताल्लुक है वो आपको अंदर से बता देंगे कि यार ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी आज हमारा कोर्स का आखिरी हिस्सा है, और जब मेरे पास आप हम लोगों ने स्टार्ट किया, वी वर अबाउट 13 क्लास, एंड ऑब्वियसली आई हैड अ कीन इंटरेस्ट के मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे पास आए, ऑब्वियसली फॉर माय अर्निंग एज वेल। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा था कि बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, राइट। अच्छा, अब एक तरफ, और आप मुझसे ही मशवरा कर रहे हैं कि सर क्या ये 2 महीने में मुमकिन होगा, क्या हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसमें अब एक इनर साइड है, ये वो बहुत वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरा अंदर ज़मीर मुझे बताएगा कि यार ठीक है, आप कहना तो यही चाहोगे कि 3 महीने हैं, 3 महीने में आपका, या 4 महीने, तो सर आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन क्या एक ऐसा बंदा जो यू नो क्या कहते हैं, जिसकी पहले से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एजुकेशन नहीं है, क्या वो भी 3 महीने में कर सकेगा? तो मैं अगर इस चीज को कहूँ कि हाँ यार हो जाता है, तो फॉर माई इंटरेस्ट कि मेरे पास आ जाए, तो दैट इज अ बैड थिंग। दैट्स व्हाई आई टोल्ड एवरीवन वेरी क्लियरली कि ये तभी मुमकिन होगा जब आप इतने इतने आवर्स कर सकेंगे, फिर तो हो सकता है 3 महीने में, अदरवाइज नहीं होगा। एंड देन आई प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट 10 डेज में हमें फ्री लेसन थे जो मैंने दिए कि यार अभी भी डिसाइड कर लें, ठीक है। सो दैट इज अ कंटिन्यूस एफर्ट टू लुक ऑन योर, और अभी भी लाइक टुडे इंशाल्लाह आई विल अनाउंस कि अभी भी कोई मैंने ऑफर की भी है कि जिस वक्त भी जो भी आके मेरे कोर्स फर्दर अवेल, अभी नहीं कर सके बाद में करना चाहिए तो कर सकते हैं, बट स्टिल इफ समबडी वांट्स टू गेट reimbursement of this, you can anytime। So ये है आपका कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात मैंने एक्चुअली खुद क्लियर करने के लिए भी यहाँ पे की है। मैं इंशाल्लाह बाकी ग्रुप में भी बताऊंगा, बिकॉज मेनी ऑफ यू अपने ऑफिस की कमिटमेंट की वजह से, डिस्पाइट के 1 महीना उन्होंने पढ़ा, दे कुडंट कम। एनीवेज, फिर डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स। डिस्क्रिमिनेशन जेंडर की बेस पे, खानदान की बेस पे, रेसिस के बेस पे जिसको आप कहते हो, रिच एंड पुअर, या एरिया, रीजन, रिलीजन, डिसेबिलिटी, कोई माजूर है तो उस बेस पे डिस्क्रिमिनेट ना करें, ठीक है। सो हम ये डिस्क्रिमिनेशनरी बिहेवियर्स भी फेयर बिहेवियर नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। ओके, सो डू नॉट यूज योर पोजीशन फॉर पर्सनल और बिजनेस गेन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल क्लासिकल है पीएमआई की। फॉर एग्जांपल मैं पीएमआई इस्लामाबाद चैप्टर को लीड कर रहा हूँ। अब पीएमआई सारी वॉलेंट्री बॉडी है, और वहां पे जितने भी पोजीशन लाइक वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे वॉलेंटियर्स। नाउ मैं
इस पोजीशन का मकसद ये है कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पाकिस्तान में, लेट्स से मैं इस्लामाबाद चैप्टर में हूँ, तो मैं इस्लामाबाद और इस गिरदोनवा में इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मकासद हैं उनको प्रमोट करूँ। लेकिन मैं पीएमआई के प्लेटफॉर्म को यूज करूं टू गेन सम कॉन्ट्रैक्ट, इसी प्लेटफॉर्म को मैं यूज करूं फॉर माय पर्सनल बेनिफिट, कोई बड़ी जॉब पकड़ने के चक्कर में, दैट इज अ बैड थिंग। मेरी जो पोजीशन है वो पर्सनल इंटरेस्ट में। अच्छा, इसी तरह लाइक मैं अभी अभी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। उस यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली मेरे पास हर बैच में कोई 100-150 स्टूडेंट आता है, और वहां पे खड़ा होकर मैं उनको प्रमोट करना शुरू कर दूं कि मैं पीएमपी ट्रेनिंग भी देता हूँ। ठीक है, एक आपका फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन होता है, उसमें आप बताते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग बना रहा हूँ, बट दैट्स इट। यहाँ पे किसी भी सूरत आप ये मैं उनको प्रमोट करूँ कि भाई आप मेरे पास आके पढ़ें, आप मेरे से आके करें, और मैं क्लासरूम में उनको कहूँ कि आप ना पढ़ें और कम टू माई अकेडमी, दैट इज अ थिंग जो मैं अपनी पोजीशन यूज कर रहा हूँ अपना प्राइवेट ट्रेनिंग बिजनेस चमकाने के लिए। डोंट डू दैट। ठीक है जी। सो ये भी हमारे पास फेयरनेस के अगेंस्ट आता है। आखिरी हमारे पास ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब क्या है कि ऑनेस्ट बंदा वो है जो इस बारे में कहते हैं कि जो ट्रूथ को ढूंढता है, सच्चाई को समझे और फिर अकॉर्डिंगली एक्ट करे। And truth is not always easy to find, especially when you are running around managing projects. Someone may tell you something that they perceive to be the truth, but ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। बेसिकली ऑनेस्टी आपसे डिमांड करती है कि आप बिल्कुल सुनी सुनाई बातों पे यू जस्ट डोंट रिएक्ट। आप चीज़ों को वैल्यूएट करो और फिर देखो कि सच क्या है, और उसके मुताबिक फिर आप डिसीजन लो। ठीक है जी। और इसके लिए अगर आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे उसी को सच समझ लेंगे जो आपको कहा जा रहा है। मतलब मैं आपको कहता हूँ कि यार मैं अपने ऑफिस से ही बाहर नहीं निकलता, और टीम मेंबर्स मुझे एस्टीमेट दे रहे हैं और मैं बस आंखें बंद करके साइन करता जा रहा हूँ, तो मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ अपने जॉब से। वो पैडिंग लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, वो फेयर एस्टीमेट दे रहे हैं नहीं दे रहे, वो जो प्रोग्रेस मुझे दे रहे हैं वो नहीं दे रहे, मैं बस टस से मस नहीं हो रहा, अपनी जगह पे बैठा हूँ, बस ठीक है चल रहा है चल रहा है। सो नो, दैट इज रॉन्ग। मेहनत करें, कोशिश करें और ढूंढें, डिग आउट करें फैक्ट को। सो दैट इज अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑनेस्टी के नीचे आती है। देन बी ट्रूथफुल इन ऑल कम्युनिकेशंस एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन व्हिच अदर्स टेल द ट्रूथ। लोगों को सच बोलने की सजा ना दे। अगर आपको कोई आके कुछ कहता है तो उनको आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि सच्चाई का सिला दें। जो आपको कोई फैक्ट्स बता रहा है तो सच्चाई का फैक्ट वो सच बता रहा है तो उस पे उनको पनिश ना करें। आई जस्ट अगेन कोट एन एग्जांपल लास्ट वीक जो मेरे साथ हुआ। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स एक्चुअली शी मैं क्लासरूम में से पढ़ा रहा, उनका क्विज मिस हुआ एंड मैंने उन्हें क्लास में क्विज दे दिया। अब शी वाज अलोन अटेम्प्टिंग दिस, मैं बाकी क्लास से डिस्कशन कर रहा हूँ। जब वो इधर सॉरी दो लोग थे। अच्छा, इन इन साहब ने पहले क्विज उधर आए और रोस्टरूम पे रख के फिर बैठ गए वापस। ये उठी और इन्होंने किया। उस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था और मेरी बैक इस तरफ थी, मेरे पीछे आई, इन्होंने क्विज रखा, देन केम बैक और फिर वापस गई। और इन्होंने जो क्विज रखने लगी थी एक्चुअली, तो नीचे वाले को उनको वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर नजर आया कि उन्होंने बी सर्कल किया हुआ है, तो इन्होंने ए किया होता डालना एंड उन्होंने उसको चेंज कर लिया। मैं वापस मुड़ा, मैंने देख लिया ये किया, और मैं इनकी तरफ देखा, वो बैठ गई। आई डिडंट मेंशन वांट कि यार वो क्लास के सामने एम्बैरस हो। लेटर ऑन शी कॉल्ड मी एंड शी एक्सेप्टेड इट कि सर मुझसे गलती हुई। अच्छा, अब मैं आपको ये दो तीन क्लासिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। उनका सर कि एक्चुअली आई वांट टू एडमिट दैट आई चीटेड। वो एक क्वेश्चन मैंने देखा था तो वो मैं उसके बारे में बड़ी कंफ्यूज थी। और इससे पहले एक और साहब का क्विज मैं इस बात पे कैंसिल कर चुका था कि जिनका क्या कहते हैं, जिनका उन्होंने चीटिंग की थी। ठीक है जी, उन्होंने किसी साथ वाले का देखा था तो मैंने उसका क्विज ही कैंसिल कर दिया, 0 मार्क कर दिया। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि मैं एक ऐसी जगह पे फंस गया कि ये मैंने पढ़ा हुआ है। ऑब्वियसली आई ट्राई टू, ज़ाहिर है कोई बंदा आइडियल नहीं होता, मुझसे भी गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन मैंने ये पढ़ा हुआ था कि आप ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ से ट्रुथ लोगों को आप इनकरेज करें। तो अब मैं यहाँ पे उनको इनकरेज भी करना चाहता। ठीक है, उसने खुद एडमिट कर लिया। और अब मैं इसका क्या करूँगा?
लेकिन अगर मैं इनको यू नो उस क्विज के नंबर नहीं काटता तो भाई ये जो साहब थे इन्होंने भी एक ही क्वेश्चन पूछा था तो इनको मैंने क्यों सजा दी। तो वो फिर फेयरनेस वाली बात नहीं होती जो हमने कहा, वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो जाता है कि मैं एक को फेवर कर रहा हूँ, एक को सजा दे रहा हूँ। और दूसरी तरफ ये है कि मुझे ट्रुथ को भी, तो मैंने इन दोनों को और एक्चुअली एक और साहब भी थे, उन तीनों को मैंने कहा कि जी आप तीनों को मैं एक चांस और दे रहा हूँ और काइंडली, और वो इसलिए कि आई थिंक कि आपके अंदर एक अच्छा इंसान है एंड अगले हफ्ते आप पढ़ के आएगा, आपका क्विज तीनों का दोबारा होगा। सो दैट वाज अ मिड वे ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ, एंड देन आई टोल्ड दैट लेडी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आई टोल्ड कि जी इन्होंने सच बोला है एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सच, टू ऑनर दिस थिंग मैं ये कर रहा हूँ सारा, अदरवाइज मेरी क्लासेस में चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा जी, नाउ हमें ये काम लाजमी करना चाहिए, हमें इनकरेज करें लोगों को कि वो एक्चुअल फैक्ट्स आपको बताएं, और इसी तरह आपने भी एक्चुअल फैक्ट्स बताने हैं। पीछे जो हम पढ़ के आ रहे थे वो था कि आपने झूठ नहीं बोलना, लेकिन यहाँ पे ये है कि एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे लोगों के लिए सच बोलना आसान हो। स्पेशली लेसन लर्न के बारे में आपको याद होगा, हमने यही वहाँ पे प्रॉब्लम पड़ी थी कि लेसन लर्न के अंदर आपको ये एडमिट करना पड़ता है कि यार हमसे ये गलती हुई। Now, if you won't create that kind of environment, obviously you won't be able to get a true feedback from the people. और अगर इस तरह प्रोजेक्ट के ऊपर हर कोई अनट्रूथफुल होना शुरू हो जाए, हर कोई, तो फिर कोई किसी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बंदे ने आके कहा सर 10 डेज लगेंगे एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन, मुझे यकीन नहीं आएगा, मुझे लगेगा इसने 2 दिन एक्स्ट्रा रखे हुए। अच्छा, मैं किसी को कहूंगा यार रात को 12 बजे तक लाजमी आपने चाहिए वो सबमिट करा देना है, मुझे अगले दिन चाहिए, वो ये समझेगा कि यार इसको अगले दिन नहीं चाहिए, कम से कम 2 दिन का मार्जिन है, अभी ओवरस्टेट कर रहा हूँ। ये जनरली हमारे साथ प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। हम किसी को कहते हैं यार मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊँ, तो अगला बंदा कहता है कि नहीं यार ये अब पहुंचेगा 9 बजे, अभी तो चला होगा। तो ये बिकॉज हम हमारे इन जनरल हमारी वो एथिकल बिहेवियर्स वीक हैं थोड़े से, और उसकी वजह से इसी तरह होता है कि हमें एक जर्नल आप कह लें कि मिसट्रस्ट की इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है इन जनरल। अच्छा जी, सो पुटिंग इट ऑल टुगेदर, व्हाट वुड यू डू इन फॉलोइंग सिनेरियोज। ये कुछ सिनेरियोज है, इसमें आप जरा थोड़ा सा काइंडली करिएगा, बस 5-10 मिनट और है एंड विल कंक्लूड। सो व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिनेरियो, आई वुड लाइक यू टू पार्टिसिपेट। Your management has told you that you will receive part of the incentive fee from the customer if you can bring the project in early. While finalizing a major deliverable, your team informs you that the deliverable meets the requirement in the contract but will not provide the functionality the customer needs. If the deliverable is late, you know the project will not be completed early. अच्छा, अब इसमें उसने ये कहा कि हमें कस्टमर ने एक बात बताई हुई है और कस्टमर ने ये कहा हुआ है हमें एक इंसेंटिव फी के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि अगर आप जल्दी खत्म करेंगे तो हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक इंसेंटिव देंगे। और लेट से स्पॉन्सर ने कहा कि यार ये इंसेंटिव है $10,000 का, और अगर हमें $10,000 मिलता है तो हम तुम्हें बोनस दे देंगे 1,000। ठीक है, तो अब आप देखते हो कि ठीक है बोनस हो जाएगा। अब आप जो चीज बना रहे हो वो चीज कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉजेस लिखी हुई है उसको मीट करता है, लेकिन आपको नजर आ गया है कि यार कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज वो लिख नहीं सका, और जो कस्टमर जो सोच के ये आइटम या चीज बनवा रहा है ना, वो उसका एक फंक्शनैलिटी उसके अंदर मिसिंग हो। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कस्टमर इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि यार ये कस्टमर के साथ हैंड होने वाला है। सो व्हाट यू डू वुड यू डू। एक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, काइंडली कनेक्ट कर लीजिएगा, एक दो सिनेरियोज हैं, विल डू दैट जी। पर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, रिव्यू द सिचुएशन विद द कस्टमर, कस्टमर को बताएंगे कि यार ये है, आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंजेस करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ईमानदारी का तकाजा ये। ठीक है जी। अच्छा, देन यू आर आस्क्ड टू मेक अ कॉपी ऑफ मैगजीन आर्टिकल एंड इंक्लूड इट इन। अच्छा, ये अभी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हम तसल्ली से करने से 10 मिनट और चाहिए आगे आपको। So I'm sorry, but let's do it today. ठीक है, let's finish it.